हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पार्ट 1। तो आज हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले अगर हम सेल की बात करें तो हमें इसके हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए कि किस तरीके से सेल की डिस्कवरी हुई, कब जो है फर्स्ट टाइम जो है सेल को देखा गया था। तो इसमें जो फर्स्ट नेम आता है, अगर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो रॉबर्ट हुक का नेम आता है, जिन्होंने 1665 में क्या किया था, इन्होंने फर्स्ट टाइम सेल जो है टर्म को कॉइन किया था और कुछ देखा था तभी उसको कॉइन किया था। तो किस चीज को देखा था उन्होंने? जो है डेड सेल को देखा था, राइट। सो ही इज एन इंग्लिश साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व द हनीकॉम्ब लाइक डेड सेल्स इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप। तो कॉर्क कॉर्क क्या होता है? जो बार्क ऑफ वुड होती है उससे कॉर्क बनाया जाता है, जो कि कैप वगैरह के जो बेवरेजेस होते हैं उनके, आपने देखा होगा कि उनकी जो कैप बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कई बार जो है वो डिफरेंट जो केमिकल्स भी होते हैं उनके भी बॉटल्स की जो है वो कैप बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल कॉर्क को उन्होंने लिया और उसकी थिन सी स्लाइस काटी, पतली सी जो है ना, एक स्लाइस काट कर उनको जो उस टाइम का माइक्रोस्कोप था उसमें देखा। अब यहां पर मैं उस टाइम का माइक्रोस्कोप इसलिए ज्यादा एम्फेसिस कर रहा हूं क्योंकि वहां उस टाइम का जो माइक्रोस्कोप था वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं था, आज की तरह का माइक्रोस्कोप नहीं था। ऐसा मत सोचिएगा कि आज वाले माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा होगा। उन्होंने अपने टाइम के यानी 1665 के टाइम में जो है वो माइक्रोस्कोप जो था उसमें इस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को देखा और उन्होंने देखा कि इस तरीके से हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है। और इस जो एम्प्टी स्पेस था यहां पर, इसको इन्होंने टर्म दिया सेल। ओके। और इसके बाद जो नेम आता है वो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक का आता है 1667 में। फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लिविंग सेल। तो ये तो डेड सेल थी, राइट, जो रॉबर्ट हुक ने देखी थी, लेकिन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम जो है वो लिविंग सेल को देखा। इसके बाद जो नेम आता है मैथ्यूस स्लाइडेन का आता है और श्वान का भी आता है। इन दोनों का नेम आता है सेल थ्योरी के लिए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल थ्योरी जो है वो दिया था। 1838 में a German botanist based on his studies in the different plant cells, and Theodor Schwann, a British geologist based on his studies on the different animal cell, and formulated सेल थ्योरी। तो एक साइंटिस्ट जो जर्मन ओरिजिन के थे वो बॉटनिस्ट थे और वो किसको स्टडी कर रहे थे? प्लांट सेल को स्टडी कर रहे थे। द सेम टाइम द ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट श्वान जो थे वो ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, वो भी जो है इसी तरह की स्टडी कर रहे थे, लेकिन एनिमल सेल पर कर रहे थे। तो जब दोनों की स्टडी सेम टाइप पे हुई, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल पे हो रही थी, फिर उन्होंने एक जो है एक थ्योरी बनाई और उस थ्योरी को उन्होंने दिया सेल थ्योरी नेम। The body of the living organism is made up of cell which carry out certain basic function। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो सेल से बनी होती है, चाहे वो यूनिसेलुलर एनिमल हो, प्लांट्स हो, या मल्टी सेलुलर एनिमल्स और प्लांट्स हो। इन सब की जो बॉडी होती है वो किससे बनती है? सेल से। इसीलिए सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को हाईलाइट करता है। यानी कि अगर हम बोले कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो है वो यूनिट क्या है ना, तो बुनियादी तौर पे देखा जाए कि अगर एक छोटा सेल है जिसकी पूरी बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म की एक सेल से ही बनी हुई है, तो उसमें वो सारे वाइटल फंक्शंस हो रहे होते हैं जो कि लिविंग के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि वो फंक्शन को जो है वो गवर्न कर रहा है, पूरे एक सेल में ही सारा फंक्शन उसके लिविंग के लिए हो जा रहा है, प्लस उसमें वो सारे स्ट्रक्चर्स भी हैं, राइट। इसीलिए हम सेल को फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। एंड द सेल इज कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो इसी सेल से बने हुए हैं. द क्लासिकल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सेल इज कॉल्ड द सेल बायोलॉजी. तो सेल बायोलॉजी पूरी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है. अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं और उसके हायर स्टडीज करते हैं, देन आप सेल बायोलॉजी इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं, है ना. अब आगे चल के बहुत सारे डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स की डिस्कवरी हुई, तो उससे जो है वो इस पर्टिकुलर ब्रांच का काफी जो है ना वृहद रूप हो गया. आप जो है सेल के जो ऑर्गेनल्स है उनके ऊपर भी पूरी की पूरी स्टडी कर सकते हैं आज के टाइम में, क्योंकि आज हम ऑर्गेनल्स के अंदर की चीजों को भी देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, और प्लस उसके फिजियोलॉजी की कौन कौन सी फिजियोलॉजी वो गवर्न करते हैं, कौन सा फंक्शन होता है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर है, ये सब हम जान सकते हैं. इसीलिए इसको एक अलग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ही बना दिया गया, सेल बायोलॉजी, क्योंकि इतना इजी नहीं है सेल के अंदर के सारे स्ट्रक्चर को आसानी से समझ लेना और जो उनकी फंक्शंस है उनको भी आसानी से समझ लेना. ये बहुत इजी नहीं है, ये काफी डिटेल में इसकी स्टडी की गई है, इसीलिए इसको आगे चल के एक नई ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बना दी गई जिसको सेल बायोलॉजी कहते हैं. अब हम यहां पर पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में. हमने पहले ही फर्स्ट स्लाइड में देख लिया था कि सेल थ्योरी जो है वो स्लाइडेन एंड श्वान ने दी थी, राइट. तो सेल थ्योरी मैथियस स्लाइडेन और श्वान, थियोडर श्वान ने दी थी. एंड 1838 मैथियन स्लाइडेन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, एग्जामिन a large number of plant and observed that. तो बहुत सारे प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया उन्होंने, क्योंकि वो बॉटनिस्ट थे. तो उन्होंने क्या देखा? All plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant. तो प्लांट में उन्होंने देखा कि प्लांट में बहुत तरह के सेल्स हैं, एक ही तरह का सेल्स नहीं है. एपिडर्मल सेल्स अलग हैं, कॉर्टिकल सेल्स अलग हैं, वेस्कुलर बंडल में सेल्स अलग हैं. तो प्लांट्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हैं, और आगे चलकर फिर ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? टिश्यू का. सो उन्होंने ये चीज बताया, राइट, प्लांट सेल को स्टडी करके. अब आती है बारी थियोडर श्वान की. इन्होंने क्या किया? इन्होंने एनिमल सेल्स को बहुत ज्यादा स्टडी किया, राइट. और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ऑल एनिमल सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इन्होंने बोला कि भाई एनिमल सेल की जो सबसे आउटर जो कवरिंग है या लेयर है, जिसको हम कहते हैं कि बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. और जो है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल. और इन्होंने ये भी बताया कि ये प्लांट सेल में ही सेल वॉल पाया जाता है. तो आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ यहां पर उन्होंने अपनी स्टडी के दौरान निकाला है. यहां पर इन्होंने कुछ निकाला है और यहां पर इन्होंने कुछ निकाला है. अब इसके बेसिस पे जो है इन्होंने सेल थ्योरी डिजाइन किया. सो एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ सेल थ्योरी यहां पर जो है वो हाईलाइट की गई है. रुडोल्फ विर्कॉव ने आगे चलकर इसको थोड़ा सा जो है ना, जो हाइपोथेसिस दी गई स्लेडियन एंड श्वान के द्वारा, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, राइट. सो क्या है वो शेप? A cell are essentially the same in chemical composition and the metabolic activities. सारे सेल का जो केमिकल कंपोजिशन है और उनके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो सभी सेम है, चाहे कोई सा भी सेल हो. The function of an organism as a whole is the outcome of activities and interaction of the constituent cell. है ना. सभी ऑर्गेनिजम्स के जो फंक्शन है, राइट, वो जो है वो सेल के थ्रू ही होते हैं. यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, हमारे बॉडी में कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बन रहा है ना. आपको पता होगा कि जो भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं. तो प्रोटीन बन रही है, कहां बन रही है? सेल के अंदर. क्योंकि सेल के अंदर प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री का जो हमें औजार चाहिए, एक तरह से हम कह सकते हैं टूल चाहिए, वो है राइबोसोम. वो कहां प्रेजेंट है? सेल के अंदर. इसलिए सेल जो है वो सारे जो है फंक्शनल एक्टिविटीज को गवर्न करता है. सारी गतिविधियों को जो है वो सेल ही कंट्रोल करके रखता है. ये थोड़ा सा रुडोल्फ विर्कॉव ने जो है वो हाइपोथेसिस जो दी गई थी स्लाइडेन एंड श्वान को, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था.
डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स इन प्लांट्स, प्लांट के केस में हमें डिफरेंट शेप्स दिखाई देते हैं, जैसे कि द शेप ऑफ द सेल वेरीज विद द फंक्शंस दे परफॉर्म। फॉर एग्जांपल पेरेन्काइमेटस सेल, पॉलीहेड्रल सेल्स परफॉर्म द स्टोरेज फंक्शन। पेरेन्काइमा की सेल्स जो होती हैं वो पॉलीहेड्रल होती हैं, राइट। हमने पिछले क्लास में भी एनाटॉमी जब हम स्टडी कर रहे थे तो उसमें देखा था पॉलीहेड्रल सेल, और इनका मेन फंक्शन जो होता है वो स्टोरेज का होता है। अब यहाँ पर जो दूसरी तरह की सेल है वो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स है। स्पिंडल शेप्ड सेल्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अब इस सेल का जो है वो शेप देखिए बदल गया, ये स्पिंडल शेप है, और ये क्या प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं प्लांट्स में, और उनका जो डिफरेंट टाइप्स क्यों है, क्योंकि उनको अलग फंक्शन परफॉर्म करना है। सेम टाइप सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सेम कंपोनेंट रहेगा, तो थोड़ा सा जो है वो फंक्शन अलग नहीं हो पाएगा। कंपोनेंट तो सभी सेल का सेम ही रहता है, लेकिन जो इनका शेप है, साइज है, वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, क्योंकि उनको अलग जो है वो गतिविधियां या कार्यविधि में इन्वॉल्व होना होता है, इस वजह से। इसके बाद जो है हम एनिमल्स के केस में भी देखते हैं कि कई एनिमल सेल्स जो होती हैं, जंतुओं की जो सेल्स होती हैं, वो भी अलग अलग शेप की होती हैं, है ना, उनका आकार अलग होता है। तो इसमें सबसे पहले जो सेल आती है वो है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स अमीबॉइड सेल्स होती हैं। इनको अमीबॉइड सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका अमीबा की तरह कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, है ना। व्हाइट ब्लड सेल्स इसीलिए अमीबॉइड सेल्स जैसी ही दिखती हैं हमें। एंड डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। और ये व्हाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन फिर क्या है, इनका फंक्शन है हमारे बॉडी में कोई भी जर्म्स जो आते हैं उनको एनगल्फ करना, उनको अपने अंदर लेना और उनको खत्म कर देना। यानी कि हमारे जो है वो रोग फैलाने वाले जो जर्म्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो अंदर आ जाते हैं, उनको जो है उनसे हमें रक्षा प्रदान की जाती है। इसके बाद आता है नर्व सेल्स। अगर आपको याद हो, नर्व सेल्स में हमें दो चीज इस तरीके से देखने को मिलती है, साइटोन एंड उसके बाद हमारा एक जो है, ये सारे डेंड्राइट्स हैं, राइट। और कोई एक डेंड्राइट जो है वो जरूरत से थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो जाता है। ये वाला रीजन जो कहलाता है वो हो जाता है हमारा एक्सॉन, और ये वाला जो रीजन है वो कहलाता है साइटोन, राइट। तो आप देखिए कितना डिफरेंट है इसका और इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि इसको तो अलग फंक्शन परफॉर्म करना है। अब इसको बैक्टीरिया या जर्म्स को इनगल्फ नहीं करना है, राइट। इसको जो है वो मैसेज को पहुंचाना है, मैसेज को लेना भी है और मैसेज को पहुंचाना भी है। इसलिए मैसेज को लेने के लिए आप देख सकते हैं कि कितने सारे इसके डेंड्राइट्स हैं, इसके बहुत सारे डेंड्राइट्स, क्योंकि इसको अलग अलग जगह से मैसेजेस को लेना है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में, और फिर इसको अगले जो हमारी इसी तरीके की दूसरी सेल होगी उसको इसको पहुंचाना है इस मैसेज को। तो इसलिए ये इस शेप में होती हैं, और इस तरीके से इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक सेल के द्वारा दूसरे सेल्स में भेजे जाते हैं। तो यहां पर आपको स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। अब आते हैं मसल सेल्स की बात करते हैं। तो सिलेंड्रिकल और स्पिंडल शेप्ड होते हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारे मसल्स जो होते हैं ऐसे इनमें स्ट्राइएशंस पाए जाते हैं, है ना, ऐसे स्ट्राइएशंस पाए जाते हैं। कुछ जो होते हैं ऐसे स्पिंडल शेप होते हैं, जैसे कि स्मूथ मसल्स में ये स्केलेटल मसल्स है, ये स्मूथ मसल्स है, और इसी तरीके से हमारे ब्रांच जो होती है वो मायोकार्डियल जो मसल्स होती है, यानी कि हार्ट में पाई जाने वाली मसल्स जो होती हैं वो भी, उनमें भी स्ट्राइएशंस होते हैं और उनमें ब्रांचिंग भी होती है। सो आप ये देख सकते हैं कि ये सिलेंड्रिकल शेप है, स्पिंडल शेप है। क्यों है? क्योंकि इनका फंक्शन अलग है, मूवमेंट ऑफ बॉडी। तो आप देख सकते हैं कि सेल जो है वो अपना डिफरेंट डिफरेंट शेप जो होती है वो बनाकर रखती है, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म। जैसा कि उनको फंक्शन परफॉर्म करना होता है उसके अकॉर्डिंग जो है उनका शेप जो है वो बदल जाता है। अब आप यहां पे देख सकते हैं डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स।
यहाँ पे पेरेन्काइमा सेल्स है, यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा सेल्स है, राइट। स्क्लेरेन्काइमा का सेल्स को यहाँ पे कट करके दिखाया गया है और यहाँ पर इसका एक जो है लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है। ये ट्रांसफर्स है, ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है। तो आप देख सकते हैं इसके में ल्यूमेन है, टैरो ल्यूमेन और लिग्निफाइड थिक वॉल है। यहाँ पर WBC है, नर्व सेल्स है और सिलिंड्रिकल एंड स्मूथ मसल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब डिफरेंट साइज, हमने शेप की तो बात कर ली, साइज भी इनका अलग अलग होता है ना। द साइज ऑफ द सेल वेरीज फ्रॉम फ्यू माइक्रोमीटर्स टू फ्यू सेंटीमीटर्स। माइक्रोमीटर्स में होते हैं सेल्स छोटे, और कुछ जो सबसे बड़े हो जाते हैं उनकी साइज सेंटीमीटर्स में भी आ सकती है। The structure of bacteria varies from 0.1 to 0.5 micrometer and the smallest प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, और इसी को जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपना शेप बदलता रहता है। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। अगर इसकी हम साइज की बात करें तो ये जो है 0.1 माइक्रोन इन डायमीटर प्रेजेंट होता है। तो एक नॉर्मल बैक्टीरिया का जो अगर हम साइज की बात करें तो 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर होता है, और स्मॉलेस्ट अगर जो है हमारे पास सबसे जो स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया लाइक स्ट्रक्चर है वो है माइकोप्लाज्मा का, जिसको PPLO भी बोलते हैं। The largest cell is an ostrich egg, which is measure 170 to 180 mm in diameter। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो है ये इसका एग होता है, 170 to 180 mm in diameter. The sclerenchyma fibers measure to 60 centimeter in length। sclerenchyma की जो फाइबर्स होते हैं कितने लंबे होते हैं, 60 सेंटीमीटर तक भी हो सकते हैं। तो देख सकते हैं कि, और यहां पे भी आप देख सकते हैं कि जो साइज ऑफ द सेल है वो अकॉर्डिंग टू द इनके फंक्शन ही होता है। सो यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं कि जो है नेकेड आई से आप क्या देख सकते हैं, ऑस्ट्रिच के एग देख सकते हैं, और इसका जो साइज है 150 mm के बराबर है। इसके बाद ह्यूमन न्यूरॉन भी है हमारे पास, जो कि 1 मीटर यानी कि एक्सॉन है। ये तो नेकेड आई से आप निकाल के देख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो हमें लाइट माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए जो माइक्रोस्कोप होता है वो लाइट वाला, लाइट के एंट्री से जो है आप उसके अंदर जो भी स्पेसिमेन रखते हैं वो आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि आप टिपिकल एक यूकैरियोटिक सेल है जो कि 10 to 20 माइक्रोमीटर का बना होता है, और ह्यूमन RBC है जो कि 7 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 5 माइक्रोमीटर। तो यहां से यहां तक के ऑर्गेनिज्म के लिए आपको लाइट माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। अब जो है बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लाइक आप देख सकते हैं कि उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ेगी, PPLO, माइकोप्लाज्मा एंड वायरसेस, जो कि 0.02 टू 0.2 तक वेरी कर सकता है। तो साइज का पता चलता है कि हमारे पास कितना वेरिएशन है साइज के फॉर्म में, है ना। साइज अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग शेप के, साइज के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर टाइप्स ऑफ सेल स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जनरली दो ही तरह के सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक, अगर हम नेम को इसको देखें, प्रो मींस प्रिमिटिव, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी कि काफी पुराना, है ना। और कैरियोटिक, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। कोशिकाएं होती है ना, उसके अंदर जो है सेंटर में केंद्रक प्रेजेंट होता है। लेकिन यहां पर केंद्रक जो है, जैसा कि आप यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट सा न्यूक्लियस आपको दिखाई देता है और उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो यहां पर इस तरह का कोई भी इतना प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर हमें सेंटर में नहीं दिखाई देता है, अपितु इसकी जगह हमें एक
सेंटर एक इस तरीके से सर्कुलर जो है वो क्रोमोसोम दिखाई देता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। यानी न्यूक्लियस तो नहीं है लेकिन न्यूक्लियस जैसा है। इसका मतलब होता है कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस है ये, है ना, कोई मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। और आपको पता ही है कि प्रोकैरियोटिक में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो ये न्यूक्लियोइड है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक नेम इसीलिए इनका पड़ा था यू। अब यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस, एक वास्तविक न्यूक्लियस जो कि मेम्ब्रेन से घिरा होता है, अपनी मेम्ब्रेन से घिरा होता है, वो प्रेजेंट होता है सेंटर में। सो ऐसी कोशिकाएं जो होती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है या यूकैरियोटिक सेल कहलाती है। सो आज हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। हमारा ये जो लेक्चर होगा ये मेनली जो फोकस होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में होगा। सो प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, स्पाइरोकीट एंड रिकेट्सिया। सो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, ऐसा बैक्टीरिया जो कि अपना फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्योंकि उसके अंदर अपने क्लोरोफिल प्रेजेंट है ना। सो लेकिन ये भी अभी जो है वो कोई इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट है। फिर इसके बाद आता है माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, और इसके बाद जो है स्पाइरोकीट्स एंड रिकेट्सिया भी इसी जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cell. ये काफी छोटे साइज के होते हैं। अभी हमने इसका रेंज देखा था कि कितना छोटा होता है ये एक बैक्टीरिया का सेल, राइट। और उसके बाद इनमें एक खास बात होती है कि बहुत जल्दी जो है ये रैपिडली जो है वो ग्रो करते हैं मतलब डिवाइड करते हैं। एक सेल होती है वो तुरंत बाइनरी फिशन करके 2 सेल बनाती है, 2 से ये 4 सेल्स हो जाते हैं, 4 से फिर ये 8 हो जाते हैं, और ये प्रोसेस लगातार जो है वो चलती रहती है। तो इनके नंबर जो होते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। बेस्ट एग्जांपल जो है हम देखते हैं वो है ई कोलाई का, जो मल्टीप्लाई करता है हर 30 मिनट में। यानी कि 30 मिनट में एक कोशिका है तो 1 से 2 हो जाएगी, अगले 30 मिनट में 2 से 4 हो जाएगी, और अगले 30 मिनट में 4 से 8 हो जाएगी। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज देन द यूकैरियोटिक सेल। बहुत वेरिएशन इनके शेप और साइज में हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कॉकस है, स्फेरिकल टाइप जो होते हैं, मोनोकॉकस यानी कि सिंगल, इस तरीके से सिंगल स्फेरिकल बैक्टीरिया होगा। डिप्लोकॉकस 2 सर्कुलर इस तरीके से जॉइंट फॉर्म में होंगे। स्ट्रेप्टोकॉकस चेन फॉर्म में होंगे। स्टेफाइलोकॉकस, देन टेट्राकॉकस इस तरीके से होगा 4। बैसिलस रॉड शेप में होगा। डिप्लोबैसिलस 2 रॉड शेप में ज्वाइन करके होंगे। स्ट्रेप्टोबैसिलस विब्रियो कॉमा शेप, स्पाइरलम स्पाइरल के फॉर्म में होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितने जो है इनमें भी जो है सेल के जो शेप्स हैं प्रोकैरियोटिक के, कितना वेरिएशन है। प्रोकैरियोटिक सेल ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। अब फ्लैजिला प्रेजेंट होने के बावजूद जो है इनमें बहुत वेरिएशन होता है ना। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फ्लैजिला बैक्टीरिया आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। ए ट्राइकस, कोई फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है ना, कोई फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है। मोनोट्राइकस, सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है। लाइफोट्राइकस एक तरफ प्रेजेंट है। एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस एंड एम्फिलोफोट्राइकस, बहुत तरीके के इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि यहां पर फ्लैजिला जो है बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, और इनके अकॉर्डिंग टू जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम इनको नेमिंग देते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, इस पे कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसके सेल एनवेलप की फॉर्म में। सेल एनवेलप क्या होता है? तो सेल एनवेलप जो बैक्टीरिया का होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। ये जो है वो सेल एनवेलप बनाते हैं। क्या क्या चीजें हैं? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
है ना। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो कहलाती है ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स दो फॉर्म में हो सकता है, स्लाइम लेयर, पतली लेयर जो होती है, या फिर कैप्सूल, हार्ड थिक लेयर, है ना। तो स्लाइम लेयर ये बाहर सबसे बाहर की तरफ होती है। कुछ बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर के फॉर्म में होगी, कुछ में कैप्सूल के फॉर्म में होगी। बेसिकली ये ग्लाइकोकैलिक्स ही कहलाती है। इसके बाद जो अंदर होगा वो होगा इसका सेल वॉल। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं इसका ये सेल वॉल मैंने बना दिया, ये सेल वॉल हो गया, ये ग्लाइकोकैलिक्स है। अब इसके अंदर जो है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं सेल एनवेलप। ठीक है। सो ग्लाइकोकैलिक्स की अगर हम बात करें डिटेल में, सो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल एनवेलप विच इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये इसका मेन जो फंक्शन होता है वो बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। सेल एनवेलप का पार्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे बाहर है, और ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट कैन बी लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर। कई बार ये बड़ा लूज फॉर्म में होता है, जो मैंने पहले भी बताया कि इसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं कुछ बैक्टीरिया में, लेकिन कुछ में ये हार्ड कवरिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया में ये स्लाइम लेयर फॉर्म में प्रेजेंट होगा, कुछ ये कैप्सूल में। कंफ्यूज नहीं करना है आपको बस ये ध्यान देना है कि ग्लाइकोकैलिक्स के दो फॉर्म हो सकते हैं, स्लाइम लेयर, कैप्सूल। स्लाइम लेयर जो होता है वो थोड़ा पतला लूज शीट के फॉर्म में होता है, और ये थोड़ा ना स्टिकी भी होता है जिनमें ये प्रेजेंट होता है। जबकि कैप्सूल जो होता है वो कुछ ऐसा हार्ड कवरिंग होता है, और इनका मेन फंक्शन होता है बैक्टीरिया के प्रोटेक्शन के लिए। Slime layer is composed of glycoproteins and it is loosely attached to the cell wall. तो slime layer का केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो यह है ग्लाइकोप्रोटीन से बना है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर बैक्टीरिया की सबसे बाहर की लेयर ग्लाइकोप्रोटीन्स है तो इनमें से कौन सी उसकी आउटर लेयर होगी? कैप्सूल, स्लाइम लेयर, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो यहां पर केमिकल कंपोजिशन दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इस लेयर का नाम बताइए। सो स्लाइम लेयर होगा, आपको ये याद रखना है, स्लाइम लेयर का केमिकल कंपोजिशन ग्लाइकोप्रोटीन है। इसी तरीके से कैप्सूल की अगर हम बात करें तो ये पॉलीसेकेराइड है एंड इट इज फर्मली अटैच्ड टू द बैक्टीरियल सेल वॉल। ये लूजली अटैच्ड होता है स्लाइम लेयर, जबकि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उससे कैप्सूल जो है काफी क्लोजली फर्मली अटैच्ड होता है, मजबूती से जुड़ा होता है, और इसका केमिकल नेचर जो है यानी केमिकल कंपोजिशन जो है वो पॉलीसैकेराइड्स का होता है। ये दोनों में बहुत डिफरेंस है और कई बार इस पे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है। ग्लाइकोकैलिक्स दो फॉर्म में प्रेजेंट है, स्लाइम लेयर जो है एंड कैप्सूल। स्लाइम लेयर ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है, लूजली अटैच्ड होता है सेल वॉल से। कैप्सूल पॉलीसेकेराइड और ये फर्मली अटैच्ड होता है यानी मजबूती से जुड़ा होता है बैक्टीरियल सेल वॉल से। इन यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, है ना। यू बैक्टीरिया मींस जो मेन ट्रू बैक्टीरिया, क्योंकि इसके पहले आर्कियोबैक्टीरिया भी थे जो कि बहुत प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया थे, आज भी ये प्रेजेंट है ना। बहुत ही हार्श कंडीशन में रहते हैं, जहां पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन वाटर में बहुत ज्यादा है, जहां पर जो है स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। कोई भी ऑर्गेनिज्म वहां पे रह नहीं सकता, लेकिन ये बैक्टीरिया रहता है ना, क्योंकि इसकी सेल वॉल काफी मॉडिफाइड है। अभी हम इस पर आते हैं। So in all eubacteria and cyanobacteria, cell wall is composed of peptidoglycan और म्यूरिन। तो अगर हम इसकी सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन क्या है? सेल वॉल बना है पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन का। पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है वो कंपोज्ड होता है रिपीटिंग फ्रेमवर्क ऑफ लॉन्ग ग्लाइकन स्ट्रैंड। इसके जो ग्लाइकन स्ट्रैंड्स होते हैं ना वो बार बार रिपीट होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन, तो ग्लाइकन इज अ यूनिट एंड इट इज रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम। ग्लाइकन एक जो है वो एक ऐसा जो हम कह सकते हैं कि मोनोमर है जो बार बार रिपीटेड है यहां पर, और ये जो ग्लाइकन स्ट्रैंड बनाता है वो एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड NAM, नाम,
और एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन NAG, नैग, है ना, नैम एंड नैग से आपको इसको याद रखना है। Which are the cross linking by the short peptide chain, इसीलिए यहां पर पेप्टाइडो वर्ड आया है। ग्लाइकन्स को जोड़ने के लिए पेप्टाइड, छोटे छोटे पेप्टाइड्स जुड़े होते हैं, है ना। नैम और नैग को जोड़ने के लिए पेप्टाइड्स जुड़े होते हैं, चेन्स, इसीलिए इनको पेप्टिडोग्लाइकन या फिर हम इसको म्यूरिन भी कहते हैं। दिस प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग येट फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क, ये काफी स्ट्रॉन्ग और तब भी इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना। इसका सेल वॉल थोड़ा सा डिफरेंट होता है प्लांट सेल वॉल से, क्योंकि इसका कंपोजिशन आप देख रहे हैं पेप्टिडोग्लाइकन है। पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, नैग एंड नैम। इसके बाद आता है सेल वॉल का फंक्शन। अब इनका फंक्शन क्या है? सेल वॉल डिटरमाइन द शेप एंड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द बैक्टीरियल सेल। क्योंकि सेल वॉल जो होता है, आपको अगर आप सेल वॉल क्यों पाया जाता है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में यानी कि प्लांट में और बैक्टीरिया में सेल वॉल क्यों पाया जाता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है रीजन ये है, क्योंकि आप देखिए एनिमल सेल में एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क होता है बॉडी का, जबकि सेल प्लांट सेल में कोई ऐसा पर्टिकुलर फ्रेमवर्क नहीं होता, है ना। कोई जो स्केलेटन सिस्टम नहीं होता कि उसको एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड कर देगा, स्पिक्यूल्स, है ना। ये छोटे ऑर्गेनिज्म जो है लोअर ग्रेड के जो एनिमल्स होते हैं उनमें स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये सब चीजें बिल्कुल प्लांट में नहीं प्रेजेंट होती हैं। तो हर सेल के चारों तरफ एक अलग से जो है बाउंड्री होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। सो ये एक शेप, इसीलिए इसको कहा गया, ये एक शेप प्रोवाइड करता है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है सेल वॉल, तो यहां पे भी वो सेम फंक्शन ही करेगा, शेप एंड सपोर्ट टू द बैक्टीरियल सेल। And it provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing, क्योंकि कई बार बैक्टीरिया ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशन में आ जाता है कि वो बर्स्ट कर सकता है, कोलैप्स कर सकता है ना। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आपको अगर जो है वो क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, अगर आपको याद हो कि सेल को अगर एक जो है हम खाली हाई कंसंट्रेशन जो है वो उसमें डाल देते हैं तो क्या होता है, जो है उसके सारा वाटर जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है और सेल खत्म हो सकती है। उसी तरीके से अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, बाहर से वाटर अंदर आने लगेगा, बर्स्ट हो जाएगी सेल, राइट। सो इन सब चीजों से कौन प्रोटेक्ट करता है? सेल वॉल। ऑल prokaryotes have cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर क्वेश्चन। माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया के ही किंगडम में रखा जाता है, मोनेरा में रखा जाता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास कोई सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये अपना शेप बार बार बदलता रहता है ना। और शेप बदलने की वजह से ही इसको क्या बोलते हैं? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि प्लांट किंगडम में कोई भी सेल अपना शेप नहीं बदलती, ये माइकोप्लाज्मा ही है जो कि अपना शेप को बार बार बदलता रहता है। बैक्टीरियल सेल वॉल एनवेलप प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आती है बारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द प्रोकैरियोट्स बियर सिमिलैरिटी टू द यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स जैसा ही इनका जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं है। In prokaryotic cell, the plasma membrane is situated internally to the cell envelope and delineating the boundary of the cytoplasm and exhibiting the semi-permeable characteristic। तो अगर सेल एनवेलप की बात करें तो सेल एनवेलप में सबसे अंदर जो लेयर प्रेजेंट होती है, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, देन कैप जो है हमारा सेल वॉल, एंड देन उसके बाद जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे अंदर प्रेजेंट होती है और इसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है। सो सेल एनवेलप का ये सबसे अंदर वाला जो है वो पार्ट है। कंप्राइजिंग द फॉस्फोलिपिड लेयर, बाई लेयर, फॉस्फोलिपिड्स के बाई लेयर होती है। अगर आपको याद हो कि किस तरीके से इसकी लेयर्स होती हैं, तो ये हेड और टेल वाला जो रीजन होता है ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, और इस तरीके से ये बाई लेयर, 1 लेयर 2 लेयर, बाई लेयर कहते हैं। दिस इज द फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड्स हैं सिंगल,
है ना। और इस तरीके से ये बायलेयर फॉस्फोलिपिड की प्रेजेंट होती है। एंड डाइवर्स प्रोटीन दिस मेम्ब्रेन इज जनरली लैक कोलेस्ट्रॉल, और बहुत तरीके के इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। आपको पता होगा कि एनिमल सेल में जो है कोलेस्ट्रॉल की कुछ मात्रा पाई जाती है, पर यहां पर लैक करता है। एंड सर्टेन बैक्टीरिया एम्प्लॉय द pentacyclic sterols known as hepanoids serving stabilizing the membrane। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एनिमल सेल में है ना प्रेजेंट होता है, और वहां पर जो है उसको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। यहां पर कोलेस्ट्रॉल की जगह क्या प्रेजेंट होते हैं? हैपेनॉइड्स, और ये जो है वो मेम्ब्रेन को जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हैपेनॉइड्स, ये याद रखना है आपको। There are two types of membranous structure, mesosomes and chromatophores। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीसोसोम्स, है ना। तो दो तरह के हमें यहां पर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, मीसोसोम्स एंड क्रोमैटोफोर्स। मीसोसोम्स आर द इनफोल्डिंग एक्सटेंशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। तो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर जाके इस तरीके से इनवैजिनेट कर जाता है ना। और ये इन्वेजिनेशन जो है वो कहलाता है मीसोसोम। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर जो है इस पे बहुत सारे ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सो यहां पर जो है ये मीसोसोम स्ट्रक्चर होता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही इन्वेजिनेशन होता है। These extensions are from the vesicles, tubules and lamellae। तो ये ज्यादातर वेसाइकल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, या छोटे छोटे वेसाइकल्स हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं, वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली, है ना। छोटे छोटे ऐसे लैमेली के फॉर्म में हो सकते हैं। मीसोसोम्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्रोकैरियोट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आपको याद रखना है कि ये सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि कोई भी ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता, ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यहां पर ये जो है सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है? इन्वेजिनेशन है। तो दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, है ना। मीसोसोम का फंक्शन क्या है? एक तो ये सेल वॉल का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल, डीएनए रेप्लिकेशन में भी काम करता है, एंड दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सिक्रीशन ऑफ द एंजाइमेटिक कंटेंट। सो इसके बहुत सारे फंक्शन है। एक तो सेल वॉल, जब सेल डिवाइड कर रही होती है तो दोबारा सेल वॉल फॉर्म करने की जरूरत होती है, तो सेल डिवीजन के टाइम में ये सेल वॉल फॉर्म करता है। दूसरा, सेल जब डिवाइड कर रही होती है तो अपने डीएनए कंटेंट को इसको डबल करना होता है, क्योंकि एक सेल में आधा कंटेंट दूसरे सेल में आधा कंटेंट को भेजना होता है। अब ये डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ना जो है वो वहां पर एक बेस प्रोवाइड करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है रेस्पिरेशन और सिक्रीशन प्रोसेस में। दूसरा, ये इनफोल्डिंग की वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है वो सरफेस एरिया बढ़ाता है, जिससे कि सिक्रीशन ऑफ एंजाइमेटिक कंटेंट वो ज्यादा बढ़ जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि कितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं। ये सेंटर में जो है ये मेन क्रोमोसोम है, इसका सेंटर में यही जो है क्रोमोसोम कहलाता है न्यूक्लियोइड, राइट। और आपको यहां पर देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट है सर्कुलर फॉर्म में, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। और यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड की हुई है। ये है आपका मीसोसोम का स्ट्रक्चर। ये आप देख सकते हैं कि सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो है ग्लाइकोकैलिक्स की, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स यहाँ पर कैप्सूल के फॉर्म में है, ग्रीन कलर का है। उसके अंदर जो है वो व्हाइट कलर आप देख रहे हैं, तो दैट इज सेल वॉल। और बिल्कुल अंदर ये जो डार्क येलो कलर का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तीनों कंस्टिट्यूट करते हैं सेल एनवेलप, राइट। इसके साथ मैं ये सेशन एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच।